हेलो एंड वेलकम टू गेट जेएसएससी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी ठीक से कर रहे होंगे। जेएसएससी सीजीएल 2022 की फ्री कोचिंग के लिए गेट जेएसएससी को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जेएसएससी सीजीएल 2022 की तैयारी करने में सहायता मिलेगी। वीडियोस को लाइक कर गेट जेएसएससी का हौसला बढ़ाएं और शेयर कर दूसरों के जेएसएससी सीजीएल की तैयारी में मदद करें। आज से बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो रही है। जो भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको बड़े ही आसान तरीके से समझाया जाएगा, आप जल्दी समझ पाएंगे। सबसे पहले हम सेल से शुरुआत करेंगे। हिंदी में सेल को कोशिका कहते हैं। सेल क्या होता है, डेफिनेशन देखें तो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कोशिका जीवों के शरीर की बुनियादी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इसे समझते हैं। जब एक घर बनाते हैं तो आपका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा? ब्रिक। बुनियादी इकाई जब जुड़ते जाएंगे तब आपका स्ट्रक्चर बनेगा या आपकी बिल्डिंग बनेगी। वैसे ही सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारी बॉडी बनाते हैं। चाहे हम संरचनात्मक रूप से बात करें यानी स्ट्रक्चर को लेकर या फंक्शन को लेकर, दोनों ही तरह से सेल बेसिक यूनिट यानी बुनियादी इकाई है। ठीक है, अब आपको सेल का डेफिनेशन समझ में आ गया। सेल के बारे में 1838 में स्लिडन और श्वान एक थियरी लेकर आए जिसे सेल थियरी के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे हम कोशिका सिद्धांत कहते हैं, जिसमें बताया गया कि सारे पादप यानी प्लांट्स एवं जंतु यानी एनिमल्स कोशिका से बने हैं। कोशिका मतलब सेल। जितने भी आपके प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग बीइंग आप देखते हो वो सब सेल से बने हुए हैं। और कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। हमने डेफिनेशन में देखा था, सेल्स आर फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को इंग्लिश में कहेंगे, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम इससे क्या समझते हैं कि कोई भी जीव हो, चाहे पौधा हो, पेड़ हो, घास हो, मच्छर हो, मक्खी हो, हाथी हो, आदमी हो, सब सेल्स यानी कोशिकाओं से ही बने हैं। ठीक है। बाद में 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने इसमें एडिशन किया और उन्होंने कहा कि सारी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं, यानी ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जो एक सेल है उसी से डिवीजन करके आगे सेल्स बनते हैं। या सेल कैसे बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, कैसे वो डिवाइड करते हैं वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिक्स के लिए आप ये समझो कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो भी पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं, उन्हीं से नई कोशिकाएं बनती हैं, न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो सेल से जुड़े बेसिक फैक्ट्स देखते हैं, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल्स के फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं, यानी कोशिका के रूप, संरचना एवं संयोजन के बारे में हम साइटोलॉजी में पढ़ते हैं। साइटोलॉजी को हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो दो बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। एक तो स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान, और दूसरा
स्टडी ऑफ सेल में हम किन चीज़ों को पढ़ते हैं? कोशिका के रूप, संरचना एवं संयोजन के बारे में। फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल्स। ठीक है। नेक्स्ट, सेल शब्द पहली बार किसने इस्तेमाल किया था सेल के लिए? ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 यानी 1665 में पहली बार सेल शब्द सेल के लिए यूज़ किया था। The word cell was first coined by British scientist Robert Hooke in 1665. यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। इन तीनों फैक्ट्स को आपको याद रखना है। पहला, सेल शब्द किसने कॉइन किया था, वो किस देश के वैज्ञानिक हैं और कब किया था। ठीक है। नेक्स्ट, सेल लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है। सेल इज़ अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स अ लिटिल रूम। यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है आपको। एक तो कौन सी भाषा का शब्द है सेल, और दूसरा सेल का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। ठीक है। फोर्थ, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की पतली काट का अवलोकन करते हुए कोशिका की खोज की। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल व्हाइल एग्जामिनिंग थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। वृक्ष की छाल यानी बार्क ऑफ द ट्री। ठीक है। एक बात और, जो हुक साहब ने देखा था वो डेड सेल्स थे। ठीक है। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर क्या एग्जामिन करते हुए किया था? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, कॉर्क की पतली काट। ओके। दूसरा, कॉर्क हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ की छाल से, वृक्ष की छाल से, बार्क ऑफ द ट्री। तीसरा, रॉबर्ट हुक ने जिस सेल की खोज की थी वो जीवित था या मृत था, लिविंग और डेड, एनिमल और प्लांट, जंतु कोशिका या पादप कोशिका। डेड सेल था, मृत कोशिका तथा प्लांट सेल, पादप कोशिका। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट, 1674 में ल्यूवेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका की खोज की थी। In 1674, Leeuwenhoek discovered first live cell in pond water. यहाँ से भी 3 प्रश्न बनते हैं। पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की, कहाँ की और कब की? ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने पॉन्ड वाटर में 1674 में की थी। पॉन्ड वाटर मतलब तालाब का पानी। ठीक है, तालाब में। देखो, आपने फैक्ट्स में ही 12-13 प्रश्न देख लिए जो एक्सपेक्टेड है, बहुत इजी हैं, लेकिन ये फैक्ट्स यदि आप याद रखोगे तभी आप इसको आंसर कर पाओगे। ठीक है। अब कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स पर चर्चा करते हैं। कोशिकाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहले यूनिसेल्युलर और एक कोशिक जीव। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। एक कोशिक जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं। केवल एक ही सेल है, वही ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इनके एग्जाम्पल हैं क्लैमाडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा। ओके। ये जो एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स हैं
वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह सारे इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, खाना खाकर पचाते हैं, वेस्ट पार्ट बॉडी से बाहर निकालते हैं, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन करते हैं, श्वसन यानी रेस्पिरेशन करते हैं। परंतु यह सब एक सेल से ही संभव हो जाता है। यही कार्य जब बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं, तब उन्हें स्पेशल फंक्शन के लिए स्पेशल सेल्स यानी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछें। पहले टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हो गए वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिक जीव हो गए। दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव। यह जीव एक से ज़्यादा सेल्स या कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसा कि पहले बताया, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनके एग्जाम्पल हैं ह्यूमन, डॉग, कैट, ट्री, ग्रास। जो भी जीव आप देख पा रहे हैं वो सभी बहुकोशिकीय जीव ही हैं। ठीक है, उनके पास एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं। हर इम्पॉर्टेंट फंक्शन के लिए बॉडी में अलग अलग सेल्स होते हैं। ठीक है, अब एक फैक्चुअल बात पे गौर कीजिए। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका यानी एक सेल से ही बनते हैं। सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने पहले लेवल पे यूनिसेलुलर होते हैं, फिर वहाँ से डेवलप करके मल्टी सेलुलर बनते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब साइज ऑफ सेल देखते हैं। एक कोशिका या सेल कितना बड़ा या छोटा होता है? सेल 1 माइक्रोन से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है। माइक्रोन कितना होता है? माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है। दैट इज़ 1/10 lakhs। इसको 1/1 मिलियन भी कहते हैं। तो 1 माइक्रोन इज़ इक्वल टू 1/1 मिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर और 10⁻⁻⁶ मीटर। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 मीटर का 100वां भाग यानी 1/100th। ओके, इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखिए जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। पहला, सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम और सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच का अंडा। आपने सही सुना, एग ऑफ ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा सेल होता है। एग एक ही सेल होता है। मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इवन बहुकोशिक जीव यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पहले यूनिसेलुलर होते हैं, फिर डेवलपमेंट के साथ मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। यदि बिगेस्ट सेल पूछे तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच मार्क कीजिएगा, और यदि यूनिसेलुलर या एक कोशिक जीव चुनना हो तो एग यानी अंडा को भी चुनिएगा, क्योंकि अंडा एक कोशिक ही है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। साइज से रिलेटेड एक और जानकारी याद रखें, किसी भी जीव के साइज़ पे उसकी कोशिका यानी सेल का साइज़ निर्भर नहीं करता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाथी है तो उसकी कोशिकाएं बड़ी होंगी, चूहा है तो उसकी कोशिकाएं छोटी होंगी। कोशिका की साइज़ उसके कार्य पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस पे कंफ्यूज ना करें कि बड़ा एनिमल है तो कोशिकाएं बड़ी होंगी, छोटा एनिमल है तो कोशिकाएं छोटी होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज ना करें। ठीक है,
अब सेल के टाइप्स यानी कोशिका के प्रकार देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर सेल यानी कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। आइए डिफरेंस के साथ इन्हें समझते हैं। एक तरफ पे प्रोकैरियोटिक सेल या कोशिका लिखिए और दूसरी तरफ पे यूकैरियोटिक सेल या कोशिका। प्रोकैरियोटिक शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है, प्रो एवं कैरियन। प्रो यानी प्रिमिटिव, कैरियन यानी न्यूक्लियस या केंद्रक। देखिए, वैसे तो प्रिमिटिव का अर्थ प्राचीन, आदिम या मौलिक होता है, परंतु यहाँ उसे प्रिमिटिव कहने का अर्थ है कि वो अभी भी लेस डेवलप्ड है, पूर्ण विकास नहीं हुआ उसका अब तक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हुआ जिसके न्यूक्लियस या केंद्रक का पूर्ण विकास ना हुआ हो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बस प्रो, यू और कैरियोट का मतलब याद रखिए, बहुत हद तक डिफरेंस याद रहेंगे, डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक का मतलब आप समझ गए, ऐसा सेल या ऐसी कोशिका जिसके न्यूक्लियस का पूर्ण रूप से विकास ना हुआ हो, जिसके केंद्रक का पूर्ण रूप से विकास ना हुआ हो। ठीक है, अब यूकैरियोटिक कोशिका या सेल में आइए। यू का अर्थ होता है ट्रू यानी सच, वास्तविक, सही, और कैरियोट का अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो इससे हम यह जान पा रहे हैं कि जिस सेल या कोशिका के पास वास्तविक केंद्रक या ट्रू न्यूक्लियस है उसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं या यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। पहला डिफरेंस क्लियर है? अब दूसरा देखिए, आखिर न्यूक्लियस कैसा होगा तो उसे हम पूर्ण रूप से विकसित कहेंगे, और प्रोकैरियोटिक में ऐसा क्या हो जाता है कि उसे हम अभी लेस डेवलप्ड कहते हैं या पूर्ण रूप से विकसित नहीं कहते हैं। तो पहले यूकैरियोटिक देखते हैं ताकि हम वास्तविक केंद्रक यानी ट्रू न्यूक्लियस के बारे में पता कर पाएँ। यूकैरियोटिक सेल या कोशिका का न्यूक्लियस अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट होता है, यानी यह यूकैरियोटिक कोशिका या सेल है, यह उसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस है और उसकी केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने से घेरा हुआ है। अब वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका या सेल में देखें, इसका न्यूक्लियर मटेरियल बिना किसी मेम्ब्रेन या झिल्ली के प्रोकैरियोटिक सेल में रहता है। इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। इसके न्यूक्लियर रीजन यानी केंद्रक क्षेत्र में केवल न्यूक्लिक एसिड होते हैं और इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो आप पूछें ज़रूर। नेक्स्ट डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक कोशिका या सेल के पास एक ही क्रोमोसोम यानी गुण सूत्र होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका या सेल के पास एक से ज़्यादा क्रोमोसोम यानी गुण सूत्र होते हैं। ठीक है, ये तो बहुत ही फैक्चुअल है, इसे सिर्फ याद करना है। जो प्रोकैरियोटिक है, प्रिमिटिव वाला है, उसके पास एक ही क्रोमोसोम होता है, और जो दूसरा वाला है उसके पास एक से ज़्यादा होता है। आप ऐसे करके याद रख सकते हो। चौथा डिफरेंस देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, यानी झिल्ली वाले जो कोशिकांग हैं वो अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका या सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। अब
अभी आप सेल ऑर्गेनल्स या मेम्ब्रेन बाउंड इन सब को लेके डाउट में मत आना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये सब पढ़ेंगे। तो ये डाउट्स वहाँ पे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना समझ में आ रहा हो तो आप इसे होल्ड में रखो। नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जब हम देखेंगे तो सेल ऑर्गेनल्स पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसी टॉपिक पे यहाँ पे आके एक बार पढ़ लेना, या कोशिकांग वाला जो वीडियो होगा वो जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं इस टॉपिक को वहाँ डिस्कस कर लूँगी। ठीक है। एक और डिफरेंस है, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गे है। यूकैरियोटिक सेल में अमीबा है, ह्यूमन है, प्लांट है, एनिमल है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो वो प्रोकैरियोटिक होगा, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो ही वो यूकैरियोटिक होगा, ऐसा नहीं है। आप अमीबा को देखो, अमीबा यूनिसेल्युलर है पर यूकैरियोटिक सेल है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल है या इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक सेल है, और ऑप्शन में आपके पास अमीबा हो तो याद रखें हमेशा अमीबा यूनिसेल्युलर है परंतु अमीबा यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। ठीक है, आशा करती हूँ डिफरेंसेस क्लियर होंगे। डाउट हो तो अवश्य पूछें। वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो लाइक एंड शेयर करें और गेट जेएसएससी को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनल्स पे चर्चा करेंगे। तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टडी वेल। थैंक यू।